हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन इन द बायोटेक्नोलॉजी। तो हम लोग उसमें पढ़ रहे थे रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के सहायता से कौन कौन से मेडिसिन बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें पहला मेडिसिन आपको जो है जानना है इंसुलिन। तो इंसुलिन यह भी एक रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है जिसको बायोटेक्नोलॉजी के सहायता से बनाया गया है। तो सिंथेटिक इंसुलिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो जिसको हम कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इसका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब वो इंसुलिन जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के सहायता से बनाया गया। तो इसी को हम सिंथेटिक इंसुलिन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द सिंथेटिक इंसुलिन, या हम इसको ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं, या इसको हम हीमोलिन के नाम से जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द हीमोलिन। तो अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन यह ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। तो इंसुलिन यह पैंक्रियाज के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, या जिसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। उसके अंदर इजलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, जिसके अंदर अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है और डेल्टा सेल होता है। तो पैंक्रियाज का इजलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास जो बीटा सेल है वही इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। इंसुलिन की अगर हम बात करें, यह एक पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। इंसुलिन यह हमारे ब्लड ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। कहने का मतलब हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, उसको मेटाबोलाइज करने का काम करता है। यदि यह इंसुलिन हमारे बॉडी में नहीं होगा तो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और यदि यह कंटिन्यूअस बना रह गया तो हमको एक डिजीज हो जाएगा जिसको हम नाम देते हैं मधुमेह, या हम जिसको नाम देते हैं डायबिटीज। तो इस तरह से इस डिजीज से छुटकारा पाने के लिए हम लोग इंसुलिन को यूज करते हैं। तो अगर हम इंसुलिन की बात करें, जैसे मान लेते हैं किसी को डायबिटीज हो गया है, तो अगर हम उसको इंसुलिन दे दें किसी तरह से तो उसका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा। तो क्या यह पॉसिबल है एक ह्यूमन का इंसुलिन निकाल करके दूसरे ह्यूमन में डालें? यह तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए हमने यूज किया एनिमल्स। तो सबसे पहले कैटल्स को यूज किया, कैटल्स में पिग के को यूज किया, दूसरे कैटल्स को भी यूज किया। तो पिग के अंदर जो इंसुलिन होता है या कैटल्स का जो इंसुलिन होता है यो ह्यूमन इंसुलिन के स्ट्रक्चर के सिमिलर जरूर होता है, लेकिन कैटल्स के इंसुलिन को स्टार्टिंग में जब डायबिटीज आया था तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोगों ने कैटल्स का इंसुलिन लेकर के यूज किया। तो कैटल्स का इंसुलिन ह्यूमन में जब डाला गया तो इससे एक प्रॉब्लम आया। ग्लूकोज लेवल तो मेंटेन हो गया, ग्लूकोज तो मेटाबोलाइज हो गया, लेकिन उस कैटल्स के इंसुलिन का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता था, इसलिए कैटल्स का इंसुलिन यूज होना बंद कर दिया गया। तो अब हमारे सामने फिर से एक समस्या आ गई कि भाई यह इंसुलिन हम कहां से लाएं? मतलब ह्यूमन से तो निकाल नहीं सकते हैं और कैटल से हम निकालेंगे नहीं क्योंकि वो साइड इफेक्ट ज्यादा देता है। तो इस तरह से इसका बायोसिंथेटिक हमने किया। कहने का मतलब इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से लेबोरेटरीज में बनाया गया। तो इसको बनाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज किया गया वह ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म था। तो इसमें एक ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स यूज किया गया जिसका नाम था ई कोलाई, बैक्टीरिया ई कोलाई। तो इस सिंथेटिक इंसुलिन को बनाने के लिए हम बैक्टीरिया ई कोलाई को यूज करते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो आप कह सकते हैं यह सिंथेटिक इंसुलिन बैक्टीरिया ई कोलाई की सहायता से बनाया जाता है, तो इसको हीमोलिन के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान देते हैं, तो इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड मतलब इस सिंथेटिक इंसुलिन को हम किससे बनाते हैं? तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं यह एक इमेच्योर इंसुलिन से बनाया जाता है। उस इमेच्योर इंसुलिन का नाम है सिंथेटिक इंसुलिन, जो है जिसको हम कहते हैं प्रो इंसुलिन। तो इसको हम प्रो इंसुलिन से बनाते हैं। तो प्रो इंसुलिन यह एक सिंथेटिक इंसुलिन होता है। तो प्रो इंसुलिन यह एक सिंथेटिक इंसुलिन होता है। यदि हम प्रो इंसुलिन की बात करें तो इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। यह डायबिटीज के पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह मेच्योर नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं यह इमेच्योर होता है। तो यह इमेच्योर होता है प्रो इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन की बात करें तो इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। तो प्रो इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, तो एक कहते हैं ए चेन और दूसरा होता है बी चेन और तीसरा होता है सी चेन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सी चेन। तो प्रो इंसुलिन यह 3 चेन से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब 3 पॉलीपेप्टाइड चेन मिल करके प्रो इंसुलिन बनाते हैं।
तो इसी प्रो इंसुलिन से हम मेच्योर इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इस प्रो इंसुलिन की बात करें तो प्रो इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, वन इज द ए चेन या अल्फा चेन। तो ए चेन जो होता है यह 21 अमीनो एसिड्स का बना होता है। यदि हम ए चेन की बात करें तो ए चेन जो होता है यह 21 अमीनो एसिड्स का बना होता है, और ये जो बी चेन होता है यह 30 अमीनो एसिड्स का बना होता है, 30 अमीनो एसिड्स का। और ये जो सी चेन होता है यह 33 अमीनो एसिड्स का बना होगा, 33 अमीनो एसिड्स का। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो प्रो इंसुलिन है इसमें टोटल अमीनो एसिड की संख्या 84 होगी, अमीनो एसिड्स की संख्या 84 होगी। कहने का मतलब प्रो इंसुलिन 84 अमीनो एसिड का बना हुआ एक प्रोटीन या पेप्टाइड है। तो जिसमें से ए चेन के पास 21 अमीनो एसिड होंगे, बी चेन के पॉलीपेप्टाइड चेन के पास 30 अमीनो एसिड होंगे, और सी चेन के पास 33 या 33 अमीनो एसिड होंगे। तो पहली बार अगर हम बात करें इस प्रो इंसुलिन को सबसे पहले अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया था। कहने का मतलब आप कह सकते हैं ये जो मेच्योर इंसुलिन है इसको अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया था जिसका नाम है इली लिली। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिकन कंपनी फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय, तो इसको सबसे पहले इली लिली नाम की अमेरिकन कंपनी ने इसको बनाया था। तो अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है इली लिली। इन्होंने सबसे पहले मेच्योर इंसुलिन को बनाया कैसे, जो है बैक्टीरिया के सहायता से, मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड या सिंथेटिक इंसुलिन को। यह काम जो है इस कंपनी ने 1983 में किया था। 1983 मतलब 1983 ईस्वी में, 1983 में इली लिली कंपनी ने पहली बार सिंथेटिक इंसुलिन को बनाया। तो अगर हम जो है ये सिंथेटिक इंसुलिन बनाया किससे गया, इस प्रो इंसुलिन से। तो प्रो इंसुलिन से सिंथेटिक इंसुलिन मतलब मेच्योर इंसुलिन बनाया गया। यदि हम इस मेच्योर इंसुलिन की बात करें तो इस मेच्योर इंसुलिन में दो जो है पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। तो एक होता है ए चेन, एक होगा ए चेन और दूसरा होगा बी चेन। तो दूसरा होगा बी चेन। कहने का मतलब इसमें से सी चेन को रिमूव कर देते हैं। यदि इस प्रो इंसुलिन से इस सी चेन को रिमूव कर दे तो बन जाता है मेच्योर इंसुलिन, जिसको हम डायबिटीज के पेशेंट में यूज करते हैं, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो यदि हम बात करें तो इस तरह से इसमें 21 अमीनो एसिड होगा, इसमें 21 अमीनो एसिड होगा ए चेन में, और इस तरह से इसमें अगर हम बात करें तो 30 अमीनो एसिड्स का होगा, 30 अमीनो एसिड्स। तो 30 अमीनो एसिड्स होगा। तो प्रो इंसुलिन जो मेच्योर इंसुलिन है यह 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो नेचुरल इंसुलिन सेक्रेट होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो नेचुरल इंसुलिन निकलता है वह भी 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है। इसलिए हम लेबोरेटरी में 51 अमीनो एसिड्स का इंसुलिन बनाते हैं। तो ये होता है मेच्योर इंसुलिन। अगर एक क्वेश्चन इसमें पूछता है, कहता है कि मेच्योर इंसुलिन में कौन सा बॉन्ड होता है, या जो ए चेन है और बी चेन है ये किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर है, तो इसके बीच एक बॉन्ड होता है जिसका नाम होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो दोनों चेन के बीच एक बॉन्ड होता है जिसको हम नाम देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। कहने मतलब ए चेन हेल्ड विद द बी चेन बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ही दोनों चेन को जोड़ता है। तो मेच्योर इंसुलिन में कौन सा बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसको हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये प्रो इंसुलिन है। तो प्रो इंसुलिन का ये वाला जो पार्ट है सी पेप्टाइड है, दीज आर द सी पेप्टाइड, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज द ए पेप्टाइड, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज द बी पेप्टाइड। तो इस तरह से 3 चेन है, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। ग्रीन वाला सी पेप्टाइड है, ए जो है ब्लैक वाला ए पेप्टाइड चेन है, और रेड वाला बी पेप्टाइड चेन है। तो यह है प्रो इंसुलिन, दिस इज कॉल्ड एज द प्रो इंसुलिन। और यदि इस प्रो इंसुलिन से हम इस सी पेप्टाइड चेन को तोड़ के निकाल दें, मतलब इसको अलग कर दे, तो जो स्ट्रक्चर बचेगा वही कहलाएगा मेच्योर इंसुलिन। तो इस तरह से ये वाला जो स्ट्रक्चर बचा इसी को हम कहते हैं हीमोलिन। तो हीमोलिन में यह ए चेन है, ए पेप्टाइड है और बी पेप्टाइड है, ए पेप्टाइड है और बी पेप्टाइड है, और ये वाला जो सी पेप्टाइड था इसको काट के निकाल दिया। तो इस तरह से बन गया हीमोलिन। तो हीमोलिन की बात करें यह 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है, 51 अमीनो एसिड्स। तो हीमोलिन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। हम कह सकते हैं
यह 51 अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है। तो यही इंसुलिन यूज किया जाता है डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। तो ये तो रहा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या होता है उसके बारे में रहा। अब हम सीखते हैं कि कैसे इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को हम बनाते हैं, मतलब बैक्टीरिया की सहायता से इस इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है। उसके लिए हम देखते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, जब डायबिटीज का पता चला कि यह मधुमेह मतलब चीनी वाली बीमारी जिसमें हमारे बॉडी के अंदर चीनी बढ़ जाता है, तो जब ये पता चला कि ये डायबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण हो रहा है, तो हमने सबसे पहले ह्यूमन को यूज किया। तो ह्यूमन वाला तो काम कर गया, लेकिन ह्यूमन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तब हमने कैटल्स को यूज किया। तो कैटल्स से के पैंक्रियाज से इंसुलिन को निकाला और ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया। तो डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल तो नॉर्मल रह गया, मतलब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म तो हुआ, लेकिन एक खराबी थी कि इसका साइड इफेक्ट था, इससे एलर्जी हो जाता था। कहने मतलब जिस पेशेंट को कैटल से निकाला हुआ इंसुलिन दिया गया, उसके बॉडी को जो है इंसुलिन कैटल से निकाला गया दिया गया, तो देखा गया ग्लूकोज का लेवल तो ठीक तो हो गया, लेकिन उसको एलर्जी होने लगा। कहने मतलब उसको यह इंसुलिन सूट नहीं किया, तो इसलिए इसका यूज बंद कर दिया गया। अब इसके बाद इसको बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बनाया गया लेबोरेटरी में। कैसे बनाया गया? तो उसको बनाने के लिए जो है यूज किया गया बैक्टीरिया इकोलाई को। तो बैक्टीरिया इकोलाई एक ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स है। तो सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक इंसुलिन किसके सहायता से बनाया गया? इकोलाई बैक्टीरिया के सहायता से बनाया गया है। तो इस तरह से यह एक ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स है। तो अगर हम बात करें जो इंसुलिन, अच्छा जैसे इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन्स है, मतलब पेप्टाइड हार्मोन्स है, तो इस इंसुलिन को बनाने का जीन हमारे डीएनए के ऊपर होता है, या हमारे बॉडी में कोई भी प्रक्रिया हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, या कोई भी हार्मोन्स, प्रोटीन, एंजाइम कुछ भी बन रहा हो, सबको बनाने वाले जीन हमारे डीएनए के ऊपर होते हैं। सारे हर किसी का जीन हमारे डीएनए के ऊपर होता है। और हम जानते हैं हमारा जो डीएनए है ये लपेट लपेट करके क्रोमैटिन बनाता है, और क्रोमैटिन और ज्यादा लपेटता है तो बना देता है क्रोमोसोम। कहने का मतलब इंसुलिन बनाने वाले जीन जो होंगे ये हमारे बॉडी के क्रोमोसोम्स पे होंगे। अब बात ये आती है किस हमारे बॉडी में एक दो क्रोमोसोम तो है नहीं, 46 क्रोमोसोम्स है, मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम्स है, तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स है। तो इंसुलिन बनाने वाले जीन, ह्यूमन में इंसुलिन बनाने वाले जीन, इंसुलिन का जीन या क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाता है। कहने मतलब 11वें क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है। तो हमारे बॉडी का जो 11वें पेयर का क्रोमोसोम्स है, 11वें पेयर के क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। तो जो हमारे बॉडी का ऑटोसोम्स का 11वें पेयर का ऑटोसोम्स है, उसी के ऊपर इंसुलिन का जीन पाया जाता है। इसी जीन को हम लोग पहले निकालेंगे और फिर बैक्टीरिया में डालेंगे और फिर हम इंसुलिन प्राप्त कर लेंगे। तो कैसे होता है? तो सिंपल सी बात है, ये मान लेते हैं बैक्टीरिया है ई कोलाई, ये ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो हम जानते हैं ये ई कोलाई बैक्टीरिया का उसका अपना जीनोम है, कहने मतलब उसका अपना क्रोमोसोम्स है, बैक्टीरिया का यह क्रोमोसोम्स है, और बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड है। तो यह प्लाज्मिड है। तो इस प्लाज्मिड को हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के सहायता से इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकालेंगे। तो ये बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड पाया जा रहा है, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेते हैं। तो कैसे? जैसा कि आप बायोटेक्नोलॉजी वाले प्रोसेस में पढ़े हैं, कैसे सेल के अंदर से प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पर एंजाइम को यूज करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? मान लेते ये ह्यूमन का सेल है, यह ह्यूमन का सेल है, और ह्यूमन के सेल के अंदर यह क्रोमोसोम्स है। तो ये कौन सा वाला क्रोमोसोम्स है? 11वें पेयर वाला क्रोमोसोम्स है, कहने मतलब 11th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। उस क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जीन है। ये जीन कौन सा है? इंसुलिन बनाने वाले जीन है। तो इस जीन को भी हम बाहर निकाल लेंगे एंजाइम की सहायता से। तो सेल से हमने इस जीन को बाहर निकाल लिया, तो ये इंसुलिन बनाने वाला जीन है। अब क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से इस वेक्टर को काट करके और इस जीन को लाइगेज एंजाइम की सहायता से ऐड कर देंगे। तो इस तरह से यहां पर लाइगेज एंजाइम का यूज करेंगे और इस जीन को इस वेक्टर पर लाद देंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसी को हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और इस डीएनए पर ये जीन है। तो जीन कौन है? जीन ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, दिस इज जीन। तो यह जीन है, कौन सा जीन है? इंसुलिन बनाने वाला जीन, मतलब यह जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब क्या करेंगे? अब इस प्लाज्मिड वेक्टर को एक नया बैक्टीरिया लेंगे, मतलब एक नया बैक्टीरिया करेंगे, मतलब दूसरा इकोलाई बैक्टीरिया लेंगे, और उस बैक्टीरिया में इसको हम डाल देंगे, इस बैक्टीरिया में इसको हम डाल देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है इसको इंजेक्ट करने के कई मेथड हमने सीखा है।
तो बैक्टीरिया में इसको डाल देंगे और अब एक दूसरा बैक्टीरिया जो है E1 है, कहने का मतलब इकोलाई 1 और यह इकोलाई 2 है, इकोलाई 2, तो E2 इकोलाई 2, दो अलग अलग बैक्टीरिया लेंगे क्योंकि इंसुलिन में दो अलग अलग चेन होते हैं। तो इन चेन को अलग अलग बैक्टीरिया से हम बनाते हैं, एक ही बैक्टीरिया में दोनों चेन नहीं बनाए जा सकते हैं, तो अलग अलग बैक्टीरिया हम बनाएंगे। तो इस तरह से इस बैक्टीरिया के सहायता से हम इंसुलिन का ए चेन बना लेते हैं। तो ये इंसुलिन का ए चेन है। इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर जब इसको डालेंगे तो ये जा करके इस बैक्टीरिया में रेप्लिकेट करेगा। और हम जानते हैं इसके लिए यूज करेंगे हम बायोरिएक्टर, जैसा कि जो है फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े हैं बायोरिएक्टर का काम क्या क्या है और कैसे वो काम करता है, कैसे प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। तो बायोरिएक्टर को यूज करके ए चेन को बना लेंगे। तो ये ए पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो आप कह सकते हैं दीज आर द ए चेन। तो ये ए चेन है, ए चेन है, दिस इज द ए चेन। अब क्या करेंगे, उसी तरह से दूसरा बैक्टीरिया लेकर के इसको इसमें डाल करके बी चेन को हम बनाएंगे। इस तरह से ये बी चेन हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज द बी चेन। अब इस तरह से ए पॉलीपेप्टाइड चेन और बी पॉलीपेप्टाइड चेन हमको मिल गया और इन दोनों चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड के सहायता से जोड़ देंगे और बन गया हीमोलिन या सिंथेटिक इंसुलिन। तो अब बन गया हीमोलिन या आप कह सकते हैं सिंथेटिक इंसुलिन। यही हीमोलिन है या इसी को हम कह सकते हैं दिस इज द सिंथेटिक इंसुलिन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे यह सिंथेटिक इंसुलिन बनता है, यह पूरा प्रोसेस है सिंथेटिक इंसुलिन बनाने का। तो जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सिंथेटिक इंसुलिन कैसे बनता है। अच्छा, अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि क्या इस बैक्टीरिया के द्वारा डायरेक्टली सिंथेटिक इंसुलिन को बनाया जा सकता है? क्या यह ई कोलाई डायरेक्टली सिंथेटिक इंसुलिन को बना सकता है? तो बिल्कुल नहीं बना सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो सिंथेटिक इंसुलिन को या हीमोलिन को बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया ई कोलाई के द्वारा डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकते हैं। तो यह जो सिंथेटिक इंसुलिन बना, तो इसका यूज हम किस में करते हैं? तो इसका यूज हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो अब बात आती है कि डायबिटीज क्या है, तो डायबिटीज की बात करते हैं। तो डायबिटीज तो सिंथेटिक इंसुलिन, सिंथेटिक इंसुलिन, तो सिंथेटिक इंसुलिन किसमें यूज करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो डायबिटीज ये क्या है? इसी को हम कहते हैं शुगर, मतलब शुगर, या इसको हम कहते हैं मधुमेह। हिंदी में इसको मधुमेह कहते हैं, मतलब हमारे बॉडी में शक्कर मतलब चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो कहते हैं डायबिटीज हो गया है। तो डायबिटीज की अगर हम ट्रीटमेंट में इस सिंथेटिक इंसुलिन का यूज करते हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन, अगर हम नेचुरल इंसुलिन की बात करें, नेचुरल इंसुलिन, जो नेचुरल इंसुलिन है, नेचुरल इंसुलिन की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी का जो नेचुरल इंसुलिन है, यह इंसुलिन 51 अमीनो एसिड्स का बना है, 51 अमीनो एसिड्स का बना है। और यह इसका केमिकल नेचर कहने का मतलब ये पेप्टाइड है, यह एक तरह का पेप्टाइड है। तो ये करता क्या है? ये क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है? मेटाबोलाइज द ग्लूकोज, मेटाबोलाइज द ग्लूकोज। तो हमारे बॉडी में यह ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने का काम इस नेचुरल इंसुलिन का होता है। यह इंसुलिन किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? तो दीज आर सेक्रेटेड बाय बीटा सेल, तो दीज आर सेक्रेटेड बाय बीटा सेल। तो बीटा सेल, तो ये बीटा सेल कहां पे है? यह बीटा सेल क्या है? जैसा कि हम जानते हैं हमारे बॉडी में पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज कैसा होता है? यह पान के पत्ती जैसा होता है, पान के लीफ जैसा। यह एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड या यह एक मिक्स ग्लैंड है। तो इसको मिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करता है। तो पैंक्रियाज की अगर हम बात करते हैं तो पैंक्रियाज में पाया जाता है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। पैंक्रियाज में पाया जाता है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। और इस इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल होते हैं, एक होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल, तीसरा होता है डेल्टा सेल, डेल्टा सेल। इसमें और भी सेल होते हैं, तो हमारे यहां केवल 3 ही की बात किया गया है।
एक इसमें गामा सेल भी होता है, एक इसमें पीपी सेल भी होता है, तो उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो अल्फा सेल का काम होता है ग्लूकागॉन का सेक्रेशन करना, तो ये एक हार्मोन्स निकालता है जिसका नाम होता है ग्लूकागॉन। और बीटा सेल यह इंसुलिन नाम के हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, इंसुलिन। और डेल्टा सेल जो होता है यह सोमैटोस्टैटिन का सेक्रेशन करता है। तो डेल्टा सेल यह सोमैटोस्टैटिन का सेक्रेशन करता है। तो बीटा सेल की अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पैंक्रियाज का यह बीटा सेल खराब हो जाए, यह बीटा सेल खराब हो जाए तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी, और इंसुलिन की अगर कमी होगी तो डायबिटीज हो जाएगा। तो डायबिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो इंसुलिन की अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाए तो हमको कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। तो डायबिटीज को हम मधुमेह के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुमेह, कहने मतलब चीनी वाली बीमारी कहते हैं, इसको हम चीनी वाली बीमारी कहते हैं। तो अगर बीटा सेल ये खराब हो जाता है तो हमको डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज की अगर हम बात करते हैं, डायबिटीज तो डायबिटीज दो तरह का होता है। एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस एक डायबिटीज मेलाइटस है, और दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। डायबिटीज इंसिपिडस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक हार्मोन्स की कमी से होता है जिसका नाम होता है एडीएच। तो यह किसकी कमी से होता है, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के कमी से होता है। तो यह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के डिफिशियंसी से होगा। अगर हमारे बॉडी में डिफिशियंसी, अगर हमारे बॉडी में एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स की कमी हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। यदि हम डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो यह किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन के कमी से, इंसुलिन के डिफिशियंसी से। तो अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी होगी तो हमको डायबिटीज मेलाइटस नाम का डिजीज हो जाएगा। तो अगर इस डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है। कहने का मतलब इस डिजीज में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन, बीटा सेल खराब हो गया, इंसुलिन की कमी हो गई, और इंसुलिन की कमी हो गई तो जो है इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। और जो है अगर ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, अगर ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज ही ग्लूकोज, बहुत चीनी होगा, और अब उस चीनी को खाने के लिए आएंगे कीड़े। तो क्रॉनिक पेशेंट की अगर हम बात करें तो उनके बॉडी में कीड़े पड़ जाते हैं। जैसे आपके घर पर या आपके किसी सगे संबंधी या जिसको भी आप जानते हैं जिनको डायबिटीज हुआ है, मधुमेह हुआ है, तो आप देखेंगे उनमें यूरिक एसिड भी बनता है, उसमें जो है कीटोन बॉडी भी बनने लगता है। तो इसीलिए डायबिटीज का जो पेशेंट है ना, छोटे बच्चे होते हैं जो घर के ना, उनको परेशान करके रखा रहता है। अच्छा आ जाओ मेरा थोड़ा सा पैरवा दबा दो ना यार, थोड़ा सा बबू पैरवा दबा दो, हाथ दबा दो। उसके पूरे बॉडी में पेन होता है। तो पेन कहाँ होता है, ज्वाइंट्स पर। इस ज्वाइंट पर कीटोन जमा हो जाता है या यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो पेन होने लगता है। तो इस तरह से इसीलिए वो कहता है बार बार कि हाथ पैर दबाने के लिए, या बॉडी में इन्फ्लामेशन भी होने लगता है जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ने से। तो इस तरह से बहुत सारे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं ग्लूकोज के लेवल के बढ़ने से या डायबिटीज मेलाइटस होने से। तो डायबिटीज मेलाइटस में इन जनरल हम बात करते हैं ग्लूकोज से यूरिन से आने लगता है, मतलब ग्लूकोज यूरिया होने लगता है, और क्या हो जाता है, कीटोन्यूरिया हो जाता है। तो ये दो मेन सिम्टम्स इसके हैं, कीटोन्यूरिया। तो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम इसके दो होते हैं, कीटोन्यूरिया और दूसरा है ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन से, पेशाब से चीनी आने लगेगा। जैसे जो मधुमेह का पेशेंट है, अगर कहीं पेशाब कर दिया है तो अगर वहां पे चीटी वगैरह लगने लगे, कहने का मतलब उसमें मधुमेह है। और क्या होगा, कीटोन्यूरिया मतलब कीटोन बॉडीज बनने लगेंगे बॉडी में, तो कीटोन्यूरिया हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे, अगर बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा दिन तक बढ़ा रहता है तो डायबिटीज हो जाता है। या ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ना क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। तो हाइपरग्लाइसेमिया
हाइपरग्लाइसेमिया मतलब इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ना ये कहलाता है हाइपरग्लाइसेमिया। और यदि प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, प्रोलॉन्ग का मतलब यहां पे क्या है, प्रोलॉन्ग का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत लंबे समय तक हाइपरग्लाइसेमिया का हम शिकार हुए हैं, तो हमको डायबिटीज हो जाएगा। तो हमको हो जाएगा डायबिटीज। डायबिटीज कौन सा डायबिटीज, मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। और यदि इस डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो ये भी दो तरह का होता है। तो डायबिटीज मेलाइटस भी दो तरह का हो सकता है। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और दूसरा होगा इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस भी दो तरह के हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट और दूसरा है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो इंसुलिन डिपेंडेंट कहने का मतलब यहां पर क्या होता है, इस डायबिटीज में होता है बीटा सेल इंसुलिन की कमी। तो यहां पे हो जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। तो यहां पर बीटा सेल खराब हो जाता है, यहां पर बीटा सेल खराब हो जाता है और इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है, डिफिशियंसी, यहां पे इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है। लेकिन इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहने का मतलब यहां पर इंसुलिन की कमी नहीं होती है। तो आप कह सकते हैं इस डायबिटीज में पेशेंट में इंसुलिन नॉर्मल रहता है, इंसुलिन नॉर्मल रहता है, पेशेंट में इंसुलिन नॉर्मल रहता है, कहने मतलब जितना इंसुलिन हमारे बॉडी में होना चाहिए उतना इंसुलिन रहता है। तब कैसे भैया हो गया, तो यह हम जानते हैं इंसुलिन जो कोई भी हार्मोन्स होता है या कोई भी केमिकल होता है, उस केमिकल को काम करने के लिए हमारे बॉडी में जो है रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो ये हार्मोन्स, जैसा कि हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़े थे हार्मोन्स कैसे काम करता है, तो उसमें आपको बताया गया था रिसेप्टर, हार्मोन्स बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं। तो इस तरह से इंसुलिन जिस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करता है वह रिसेप्टर ही खराब हो जाता है। अगर वो रिसेप्टर नहीं होगा तो इंसुलिन बाइंड नहीं कर पाएगा, और इंसुलिन बाइंड नहीं कर पाएगा तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा, और इस कारण से ब्लड का ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब यहां पे इंसुलिन का लेवल तो बराबर रहता है, बट होता क्या है, यहां पर रिसेप्टर डैमेज हो जाते हैं, रिसेप्टर डैमेज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं मतलब इंसुलिन बाइंडिंग रिसेप्टर खराब होते हैं। तो आप याद रखेंगे बीटा सेल के खराब होने से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हुआ, और इंसुलिन बाइंडिंग रिसेप्टर खराब होने से इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हुआ। तो ज्यादातर डायबिटीज जो हुआ है वो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट वाले होते हैं। आजकल जो ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट वाले होते हैं। तो इस तरह से हमने सीख लिया जो है डायबिटीज क्या है और इसका ट्रीटमेंट हम किसके सहायता से करेंगे, जिसका नाम है सिंथेटिक इंसुलिन, जिसके बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो डायबिटीज ये बहुत नाम से जितना खूबसूरत लग रहा है, इसके नाम में जितनी खूबसूरती है उतना ही खराब रोग है यह। मधुमेह या चीनी वाली जो बीमारी है ये एक समय ऐसा आ जाता है अगर ट्रीटमेंट नहीं कराए तो बॉडी सड़ने लगती है, बॉडी से ढोले निकलने लगते हैं, मतलब छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं। तो बॉडी के अंदर कीड़े ग्रो करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि चीनी की मात्रा होती है ब्लड में और उस चीनी को खाने के लिए कीड़े बन जाते हैं। तो बहुत क्रिटिकल पेशेंट अगर इसका होगा तो आप उसको देख भी नहीं पाओगे, इतना ज्यादा तकलीफ होगा। देखने में भी तकलीफ आपको होगा, उसको कितना हो रहा है तो जरा अंदाजा लगाओ। तो इस तरह से ये बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन नाम से तो बड़ा क्लियर है, नाम से बड़ा सुंदर लग रहा है, तो नाम सुनने पे लगता है कि ये अमीरों वाली बीमारी है। अच्छा, कुछ लोग जाते हैं ना जो है जिनको जानकारी नहीं होता है, जो थोड़ा बकलोल टाइप के होते हैं, नहीं ज्यादा जानकारी होगा तो जाएंगे टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर टेस्ट देगा, वो कहेगा प्रेस्क्राइब कर देगा, कहेगा कि भैया यू आर सफरिंग फ्रॉम द मधुमेह मतलब डायबिटीज। और अब घर वहां पे आएंगे अपने लड़का उड़का को बताएंगे, सीनवा चौड़िया के बोलेंगे कि हमको तो डायबिटीज हुआ है, जैसे कि जो है पता नहीं कौन सा तीर मार के आए हैं, डायबिटीज हुआ है। तो उसको पता ही नहीं है कि डायबिटीज कितना खतरनाक बीमारी है। तो जब उसको पता चलता है धीरे धीरे, जब उसका डैमेज होना शुरू होता है बॉडी पार्ट, तब उसको पता चलता है कितना खराब बीमारी है। तो ये जो है नाम से ये लगता है कि ये अमीरों वाली बीमारी है।
तो अमीरों अमीरों वाली बीमारी भी अलग अलग होती है, जैसे डायबिटीज, जैसे हार्ट अटैक, जैसे कैंसर, जैसे एड्स, ये अमीरों वाली बीमारी है। और गरीबों वाली बीमारी जैसे पाका, फोड़ा, फुंसी, खसरा, दाद, खाज, ये गरीबों वाली बीमारी है। नाम से भी बेचारे वैसे ही जो है दिख रहे हैं, दाद, खाज, जो है फुंसी, फोड़ा, तो ये गरीबों वाली बीमारी है। तो इस तरह से हमने सीख लिया डायबिटीज के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखते हैं जीन थेरेपी क्या होता है। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।